हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी सर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है और ये क्लास 10th के लिए। ठीक दोस्तों, ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, जिसमें से हम मॉडल पेपर आपके प्रीवियस साल के और यहाँ पास क्वेश्चन बैंक इजी नोट से हैं आपके, इसमें से हम क्वेश्चन को छाट करके और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आपको आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसे अब हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जैसे मॉडल पेपर, ये है मॉडल पेपर। ठीक दोस्तों, जैसे ये मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर है और ये आपकी क्वेश्चन बैंक है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना लॉस करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। हम फिर बात करने से पहले आपको बता दें कि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको 100% आपके फाइनल कर देंगे। ठीक दोस्तों, बस अब आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए हम पहले बात करते हैं एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पास ए नंबर में दिया है ओजोन क्षरण से, इससे तो हमको कंफर्म नहीं हो रहा, ओजोन क्षरण से नहीं होगा। बी नंबर में दिया वैश्विक तापमान से, और सी नंबर में दिया जलवायु परिवर्तन से, और डी नंबर में दिया सतत पोषणी से। ठीक दोस्तों, हम आपको फिर से बता रहे वाले हैं कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसके साथ आपको क्या बनाएंगे, थोड़ी थ्योरी भी बता देंगे। ठीक दोस्तों, इसमें से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एजेंडा 21 का संबंध किससे था, यहाँ पर सतत पोषणी से था। किससे था, सतत पोषणी से था। यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम सतत पोषणी कब हुआ था। ये रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा, 1992 को एजेंडा 21 से संबंध किससे हो गया था, सतत पोषणी से। कब हुआ था, 1992 ईस्वी को। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। अब देखो बात करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन इंडिया मिशन, पहले आप बात समझिएगा ग्रीन इंडिया मिशन क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम GIM कह सकते हैं। ठीक है ना, GIM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, GIM का ग्रीन इंडिया मिशन क्या कह सकते हैं इसको दोस्तों, GIM। ये GIM इसका फुल फॉर्म होता है, ग्रीन इंडिया मिशन। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पास ग्रीन इंडिया मिशन को फरवरी कब हुआ था, 2014 में। 2014 कब हुआ था, 2014 फरवरी को। 2013 गलत हो जाएगा, 2012 गलत हो जाएगा, 2011 गलत हो जाएगा, 2014 राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पर देखिए 2014 में जब फरवरी में जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने के लिए अनुकूल और शासन राजनीतिक के संयोजक के साथ भारत के घटते वातावरण को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ाने का लक्ष्य साथ शुरू किया था, और इसको क्या कहते हैं, हम ग्रीन इंडिया मिशन कहते हैं। 2014 में चालू किया गया था। ओके दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रालेक्ट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध जिसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पास सी नंबर में खिलाफत आंदोलन, डी नंबर में चौरी चौरा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये असहयोग आंदोलन, यहाँ पर पहले समझिए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले इसको समझिए, फिर हम आंसर तो आपको बता ही देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पास आपको क्या करना है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चन आ जाए, असहयोग आंदोलन किसको कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या था, यहाँ पास हम आपको थ्योरी वाइज बता देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर समझिए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजी शासन जब नहीं थे आपके, अंग्रेजी शासन थे के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना था, क्योंकि अंग्रेजी शासन आपके देश में बहुत था। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक दोस्तों, अब कौन सा शुरू किया था, ये रालेक्ट एक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रालेक्ट एक्ट। ओके दोस्तों, ये ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम फोर्थ नंबर में बात करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखिए दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो यहाँ पास बात करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पर पहले सुनिएगा, फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 से 1799 तक चली थी।
कोई आपसे पूछ रहे ये फ्रांस की क्रांति, मान लीजिए 1848, तो राइट आंसर हो जाएगा। 1817 राइट आंसर वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और 1615 रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789। आप समझिएगा ये 1789 से कब तक चली थी। कोई आपसे पूछ ले कि अब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी फ्रांस में, इसको कब से कब तक माना गया था। यहाँ पास समझिए, ये फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, इस क्रांति के कारणों से कुछ है, फ्रांस के अयोग्य शासक थे, ठीक है ना, समानता और कुलीन वर्ग का प्राप्त विशेष अधिकारों था, ठीक दोस्तों, के प्रति आक्रोश था, और राज्य के दयनीय आर्थिक स्थिति, मध्यम वर्ग से बढ़ती चेतना, बौद्धिक जागरण का प्रभाव था। ओके दोस्तों, ये आपका क्या था? ये फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ठीक दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नेग्लिजियर नहीं करना। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ किया गया था। यहाँ पास समझिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 1914, 1939, 1919, 1942, 1942 ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 1919 रॉन्ग हो जाएगा। 1939 रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914। और कहाँ प्रारंभ हुआ था? यूरोप में। और कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक आपका प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्तों, 1914 से 1918 तक कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो क्या बताना है आपको? यूरोप में। ओके दोस्तों, कहाँ से? यूरोप में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? अब दोस्तों आपको गेस करना है, ये सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है। देखिए दोस्तों, ये सीढ़ीदार खेती आपकी, मान लीजिए यहाँ पास पहला नंबर दिया पंजाब, सेकंड नंबर हरियाणा, थर्ड नंबर गुजरात, डी नंबर उत्तराखंड। तो यहाँ पास पंजाब में होगा नहीं, हरियाणा में होगा नहीं, गुजरात में होगा नहीं, तो राइट आंसर उत्तराखंड। आप समझिए ये सीढ़ीदार फसल कहाँ की जाती है। तो सीढ़ीदार फसल यहाँ पास समझिएगा, सीढ़ीदार फसल आपको हो जाती है मध्य हिमालय। पहले यहाँ पास समझिए, उत्तराखंड में स्थित है मध्य हिमालय, ठीक है ना, मध्य हिमालय में स्थित है उत्तराखंड। जो पहाड़ी और ढलान वाला क्षेत्र होता है ना, अभी तो पहाड़ी और ढलान, मान लीजिए आपका पहाड़ है और ढलान वाला क्षेत्र होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास सीढ़ीदार। और यहाँ पास समझिए, आपका क्वेश्चन वहां पास चेंज हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या कह सकते हैं दोस्तों? यहाँ पास समझिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है? हम सीढ़ीदार खेती को कह सकते हैं सोपानी खेती। तो वहां पास आप डाउट नहीं आपके अंदर रहेगा। हम आपको बताएं, याद रखना कि वहां पास सर यूपी सर बताए थे, जो सीढ़ीदार जो खेती थी सीढ़ीदार, और उसको कैसा कह सकते थे? सोपानी खेती कह सकते हैं। तो यहाँ पास सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती कहाँ की जा सकती है? उत्तराखंड में। क्यों की जाती है? क्योंकि वहां पास मध्य हिमालय में स्थित था, जो पहाड़ी और ढलान वाला क्षेत्र था, वहीं पास तो की जाती है दोस्तों। तो यह आपका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, चिपको आंदोलन मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। यहाँ पास समझिए, ये चिपको आंदोलन क्या है, यहाँ पर पहले इसको आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, आपको ये आपका चिपको आंदोलन कैसा हुआ था? चिपको आंदोलन भारत के महिलाओं के द्वारा जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था। सुनिए यहाँ पर ध्यान से, ये चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन था जो भारत के महिलाओं के द्वारा जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था, जो कि आपका जंगल काट रहे थे। और यहाँ पास की मान लीजिए कहाँ से? गोपेश्वर गांव, चमोली गांव के गोपेश्वर गांव में क्या था? वहां पास के महिलाओं ने यहाँ पास ऐसे आपके संगठन बनाए हुए थे। वहां पास पेड़ों में क्या जाती थी? चिपक जाती थी, वहां पास नहीं काटने देती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास बचाने के लिए किया गया था, जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था। वर्ष 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली गांव में गोपेश्वर गांव के 1973 ईस्वी में आंदोलन को चालू किया गया था।
यहाँ पास समझिए, वर्ष 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, उत्तराखंड के चमोली गांव में गोपेश्वर गांव के हुआ था, ठीक है, आंदोलन चालू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन संरक्षण। ठीक दोस्तों, ये मृदा संरक्षण हुआ नहीं, वन संरक्षण मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये 8 नंबर में क्या दिया दोस्तों, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। आप समझिए, ये सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पास समझिए, सलाल बांध महानदी में बना नहीं है। यहाँ पास महानदी आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पास सतलज हो नहीं पाएगा, और कृष्णा नहीं हो पाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनाब। आप समझिए, ये सलाल बांध कहाँ पास है, यहाँ पास समझिए, ये है जम्मू कश्मीर पर स्थित है सलाल बांध, और इसको क्या कह सकते हैं, एफ रन ऑफ द रिवर। ये क्या हुआ, एफ रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना है। ठीक दोस्तों, पनबिजली परियोजना है। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, चीनाब में, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं दोस्तों हम, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। आप समझिए दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है दोस्तों, यहाँ पास समझिएगा, ये भारत है, तो यूएसए है, तो ग्रेट ब्रिटेन है, तो रूस है। आप समझिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आपका ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि भारत आकार और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पास क्या था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो भारत हो सकता है। ठीक दोस्तों, ये राइट आंसर भारत होगा। ठीक दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। भारत में संघीय राज्यों की संख्या बताइए। आप समझिए, ये भारत में संघीय राज्यों की संख्या क्या है, तो हम बात करेंगे संघीय राज्यों की संख्या में, तो यहाँ पास समझिएगा, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, और आपके संघ राज्य कितने, 8 संघ राज्य हैं। तो यहाँ पास 27 राइट रॉन्ग आंसर, ये 29 रॉन्ग आंसर, 30 रॉन्ग आंसर, 28 राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पास कोई आपसे पूछ रहे कि आपके संघ राज्य कितने हैं, तो आपको क्या बताना होगा, 8 हमारे संघ राज्य हैं। कितने संघ राज्य हैं, 8 हमारे संघ राज्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर पर 11 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। आप समझिएगा, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यहाँ पास समझिएगा, 11 में दिया पुलिस, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पास कृषि नहीं हो सकता, यहाँ पास दोस्तों सिंचाई नहीं हो सकता। यहाँ पास क्या दिया डी नंबर में, मुद्रा, यहाँ पास मुद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है, कि मुद्रा आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दिया है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं को आदान प्रदान करना, तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है। आप समझिए, राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। अब समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया दोस्तों, अब समझिए, ये राष्ट्रीय व्यापार तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो राज्यों के बीच हो रहा है। आंतरिक व्यापार तो हो नहीं सकता, वस्तु विनिमय तो हो नहीं सकता। राइट आंसर का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता, क्या कहलाता दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक दोस्तों, ये क्या कहलाता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब यहाँ पर समझिए, कौन सी फसल रबी की फसल है। आप समझिए दोस्तों, यहाँ पास बात करते हैं कौन सी फसल रबी की फसल है। ये कपास हो गई, कपास आपकी रबी की फसल नहीं है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। और यहाँ पास बात आती है कौन सी फसल रबी की है, यहाँ पास कपास हो गया, कपास नहीं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, तरबूज होगा, मूंग होगा, मूंग भी नहीं होगा, तरबूज भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर जौ हो जाएगा। ये फसल कौन सी है, रबी की फसल है। और रबी की फसल का दूसरा नाम कौन सा होता है, शीतकालीन फसल। कौन सा होगा, शीतकालीन फसल। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। अब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद नहीं होंगे, पंडित जवाहरलाल नहीं होंगे, ज्योतिबा फुले नहीं होंगे। आपका राइट आंसर ए नंबर महात्मा गांधी होंगे। आप समझिए दोस्तों, ये हिंद स्वराज कहाँ चालू हुआ था, आप समझिए, हिंद स्वराज 14 नंबर। ओके दोस्तों, अब ये आपको बात करते हैं 1909 में क्या था, 1909 में गुजराती में था। कहाँ था, गुजराती में चालू किया गया था 1909 में। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया दोस्तों, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं। आप समझिए, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, 98, 67, 82, 52। यहाँ पास देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संघ सूची में मूल रूप से 57 विषय थे। कितने विषय थे, 57 विषय थे। और अब इसमें 100 विषय हैं। इस सूची में
वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास कितने अधिकार, विशेष अधिकार हैं। और राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं। कितने विषय है? अब 61 विषय हैं और इसमें शुरुआत में 66 विषय थे। तो शुरुआत में कितने विषय थे? 66 विषय थे। तो 15 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा? अब हम बात करते हैं 15, राइट आंसर हो जाएगा 98। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, 98 हो जाएगा। अब 16 नंबर में क्या दिया? वंदे मातरम गीता का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की। बिहार हो जाएगा। 18 नंबर में भारत में जीविका का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? कृषि होता है मुख्य स्रोत। ओके दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 19 नंबर पर, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। मतलब कि आपकी अधिक कीमत लेकर, मिलावटी वस्तु देकर, कम वजन देकर, इसमें से सभी। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? डाकघर द्वारा जाएगी नहीं, वायु परिवहन से जाएगी नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम से जाएगी नहीं। इंटरनेट का जमाना आप जानते होंगे, इंटरनेट से हम आपको कुछ सेकंड में यहाँ का आपका कोई भी मैसेज हो वहाँ पास चला जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर आपको ये आपके तैयार कर लेना। 20 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। हम राइट आंसर यहाँ पास सभी को बता दिए हैं। ठीक दोस्तों, अभी कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बनते रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद। ओके दोस्तों।